गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सिविक्स पोर्शन के अध्याय तृतीय में, यानी कि तीसरे अध्याय में, जिसका पहला सेशन हमने कंप्लीट करा दिया था। जिन लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है वो इस वीडियो के पिन कमेंट में जाके, जो पहला कमेंट होगा उसको पिन कमेंट कहते हैं, पिन कमेंट में जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। और ये तीसरे अध्याय का दूसरा सेशन है। तीसरे अध्याय का नाम है लोकतंत्र और विविधताएं। लोकतंत्र और विविधताएं। आज हम लोग देखते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन, ये किस तरीके से चलते हैं। मानव समाज में मानव होने के नाते सभी लोग समान हैं, सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें असमानताएं भी होती हैं, जैसे स्त्री पुरुष, गोरा काला, पुरुष बच्चा, महिला लड़की। इन सब तरह की कुछ असमानताएं भी होती हैं, जिन असमानताओं के नाते समाज एक विभिन्न संस्कृति का बनता है। और इसमें कुछ ऐसे विभाजन भी होते हैं जो संस्कृति के द्वारा, समाज के द्वारा, धर्म के द्वारा, या कह लीजिए मानव निर्मित होते हैं। मानव के अपने क्रियाकलाप के माध्यम से वो निर्माण किए जाते हैं। उन्हें कहते हैं विभाजनकारी तत्व। आइए अब देख लेते हैं कि समाज में सामाजिक विभेद की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है और किन किन देशों में किस तरीके से विभाजन चलते हैं। मुख्य कुछ देशों के हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत में। भारत में जो सामाजिक विभेद हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो ये मान लीजिए कि भारत में सामाजिक विभेद की उत्पत्ति जन्म के साथ ही हो जाती है। जन्म के साथ उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है। व्यक्ति अपनी जाति को स्वेच्छा से नहीं स्वीकार करता है, बल्कि जन्म के हिसाब से उसे मिल जाती है और ये उसके ऊपर बाध्यकारी होती है कि जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है वो उसी जाति का होगा। भारत में दलित, जिन लोगों को महात्मा गांधी ने दलित कहा है, हरिजन कहा है, उनके पास, वो बहुत गरीब लोग, और उनके पास भूमि भी नहीं है। वो खेती करते हैं, दूसरे के यहां खेती करते हैं। वो मजदूर होते हैं, दूसरे के यहां कार्य करते हैं। इस तरीके से भारतीय समाज में जातिगत विभेद देखने को मिलते हैं। अन्य जगहों पर अलग अलग तरीके के विभेद होते हैं, लेकिन जब हम भारत को देखते हैं तो भारत में गरीबी और अमीरी का विभेद तो होता ही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर जातिगत विभेद पाया जाता है। इन्हीं जातिगत विभेदों के माध्यम से लोकतंत्र को कहीं ना कहीं बल मिलता है और कहीं ना कहीं उसको हानि होती है। कहां बल मिलता है, कहां हानि होती है, इसे आगे देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं आयरलैंड और नीदरलैंड। आयरलैंड और नीदरलैंड दो ऐसे देश जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और प्रशासन के लिए विश्व में पहचाने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी विभेद होता है। वहां धार्मिक स्तर पर विभेद होता है। वहां दो प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं। ईसाई धर्म में दो संप्रदाय पाए जाते हैं, एक प्रोटेस्टेंट, दूसरे कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के रूप में स्पष्ट विभाजन देखा जाता है। कहीं कहीं पर तो प्रोटेस्टेंट बहुत अमीर हैं, कहीं कहीं पर गरीब भी हैं, लेकिन
ये विभाजन केवल धर्म के इन संप्रदायों के आधार पर किया जाता है। बहुत सारे मुस्लिम देशों में जब हम देखते हैं तो वहां शिया और सुन्नी के रूप में, अहमदिया के रूप में विभाजन देखने को मिलता है। ये क्या है? ये समाजगत विभाजन है, समाज के माध्यम से क्रिएट किया गया विभाजन है। स्त्री और पुरुष का जो विभाजन है ये प्राकृतिक विभाजन है, लड़के और लड़की का जो विभाजन है ये प्राकृतिक विभाजन है। लेकिन जब समाज के द्वारा, संसार के द्वारा जब कोई विभाजन क्रिएट किया जाता है उसको सामाजिक, धार्मिक विभाजन के रूप में देखा जाता है। अब आप देख लीजिए, जैसे अमेरिका जैसे मॉडर्न देश में भी, अमेरिका जैसे मॉडर्न देश में भी श्वेत और अश्वेत का विभाजन किया जाता है। वहां अश्वेत के पास वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो श्वेत को प्राप्त थे। ये श्वेत और अश्वेत का बहुत ही तगड़ा विभाजन था। हमने इसके पहले जो सेशन लिया था उसमें आपको बताया था कि ओलंपिक के दौरान किस तरीके से अश्वेत धावकों ने अपनी पीड़ा को, अपने नागरिक अधिकारों को, अपने लोकतंत्र को व्यक्त करने की कोशिश की थी उस प्राइज सेरेमनी के दौरान। लेकिन वो प्राइज सेरेमनी कहीं अलग की थी जिसके लिए उनको दंड भी प्राप्त हुआ था। लेकिन इससे निश्चित तौर पर संसार के सामने ये चीजें आई कि अमेरिका जैसे मॉडर्न देश में, अमेरिका जैसे सशक्त लोकतांत्रिक देश में भी श्वेत और अश्वेत के रूप में विभाजन की स्पष्ट लकीर खींची जाती है। तो आपने देख लिया जातिगत विभाजन, धर्मगत विभाजन, कलर के आधार पर विभाजन। आप देख लेते हैं भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन। पिछले आप 1-2 लेक्चर के दौरान आपने देख लिया है कि बेल्जियम तथा श्रीलंका में, बेल्जियम तथा श्रीलंका में भाषागत और क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया गया है। जहां यह शब्द प्रयोग होता है कि श्रीलंका सिंहलियों का, तमिलों का नहीं, तो ये उस क्षेत्र का, उस भाषा के लोगों की प्रमुखता को ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से समाज में समाजगत विभाजन भी उपस्थित होते हैं। अब देख लेते हैं कि सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है, कुछ सामाजिक विभाजन तो हुए ही, लेकिन इन विभाजनों के आधार पर जब देश की राजनीति को संचालित किया जाने लगा, राजनीति को चलाया जाने लगा, तो वो विभाजन स्थायी रूप से उस समाज में ठहर गए। यदि उन्हें शासन का, राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो समय समय पर यह विभाजन समाप्त हो सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक संरक्षण इन विभाजनों को प्राप्त हो गया तो ये विभाजन उस समाज की, उस देश की नींव बन के रह गए। आइए देख लेते हैं कि सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है वो 3 आयामों पर निर्भर करती है। सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है ये 3 आयामों पर विभाजन करती है। नंबर 1 जो पहला है वो है कि लोगों की अपने प्रति या अपनी पहचान के प्रति विशेष आग्रह रखना। जैसे हम आर्य हैं, आर्य श्रेष्ठ होते हैं, या हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। इस तरीके का जब दुराग्रह होता है तब हम अपने मन में अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अपनी श्रेष्ठता को के अहम में कहीं ना कहीं दूसरों की जो योग्यता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये पहला आयाम है। जब हमारे एक ही जाति के लोग शासन और सत्ता में बैठते हैं तो वो शासन और सत्ता में बैठे लोग उस अहम को और बढ़ा देते हैं। तो ये सामाजिक राजनीति का जो पहला आयाम है वो है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह या
इसको कहेंगे दुराग्रह है, क्योंकि हम पहले से मान के बैठ लें कि ये व्यक्ति हमसे योग्य नहीं है, तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चलिए आइए इसके दूसरे आयाम को देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जो दूसरा आयाम है वो है किसी समुदाय को राजनीतिक दल किस प्रकार उठा रहे हैं, यानी किसी समुदाय की क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को किस तरीके से वहां का शासन उठा रहा है, उसको बल दे रहा है, उसकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। ये दूसरा आयाम है जो सामाजिक विभाजन की राजनीति को बल देता है। इसी में वो भी आएगा कि श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए या पाकिस्तान केवल मुसलमानों के लिए, ऐसे नारे जब दिए जाते हैं तो वहां एक मानसिकता, एक अहम भावना के कारण यह कहा जाता है कि ये देश केवल एक ही जाति या धर्म या संप्रदाय के लोगों के लिए है, दूसरे लोग इसमें नहीं आ सकते हैं या उनको इस शासन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो आयाम है वो होता है सरकार का रुख। सरकार का रुख क्या है, इन सारी चीजों के प्रति सरकार किस प्रकार से सोचती है, सरकार का अपना विचार क्या है, ये सब चीजें इस तीसरे क्षेत्र में आती हैं या तीसरे आयाम में आती हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यदि शासन सत्ता की साझेदारी करने को तैयार होता है, सत्ता में सभी लोगों को साझेदार बनाने को तैयार होता है, तो अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी के साथ किया जाता है। जैसे भारत जैसे देश में इतने सारे संप्रदाय हैं, प्रत्येक संप्रदाय को उनका अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जो मनसा संविधान में प्रकट की गई थी, अगर उसी के अनुसार सारा कार्य किया जाता है तो भारतीय संविधान के लोकतंत्र का जो मूल धारणा है उसको सबसे ज्यादा बल प्राप्त होता है। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को पूरी तरीके से लागू ना किया जाए और एक संप्रदाय, एक धर्म या एक जाति के लोगों की पकड़ इसमें हो जाए तो वो लोकतंत्र सशक्त लोकतंत्र नहीं होता है। उस पे कई बार सैनिक तानाशाही प्रभावी हो जाती है। इसे हम अपने पड़ोस के देश पाकिस्तान से देख सकते हैं। वहां शासन में कई बार सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोकतंत्र की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हैं। लोकतंत्र में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए वो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है। लेकिन भारत में आज तक कभी भी सैनिक शासन की संभावना नहीं बनी। क्यों? क्योंकि भारत का लोकतंत्र जनता में पूरी तरीके से अपना पैठ बनाए हुए है और सारे लोग इस लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो नागरिक उसके हननकर्ता से सीधा कहता है कि मैं आपको न्यायालय तक ले जाऊंगा। यानी इतना अटूट विश्वास न्यायालय में कि वो जानता है कि लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायालय जरूर हमें न्याय देगा। यही जो अटूट विश्वास है लोकतंत्र का, यही वो सुंदरता है कि विविधता के बावजूद भी लोकतंत्र अपनी बात कहने का, अपनी अभिव्यक्ति देने का, अपने अधिकार पाने का पूरा संरक्षण संविधान से प्राप्त होता है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय को देखा जाता है और न्यायाधीश को सारे लोग न्यायाधीश पर विश्वास करते हैं।
इस भ्रष्टाचारी युग में आज भी लोग न्यायालय की तरफ बड़े ही न्यायपूर्ण ढंग से देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कहीं भी न्याय अगर नहीं मिलेगा, हमको विधायिका से लाभ नहीं मिलेगा, हमको कार्यपालिका से नहीं मिलेगा, तो हम अपने अधिकारों को न्यायपालिका से लागू करवा देंगे। यही वो सुंदरता है जो लोकतंत्र को स्थापित करती है। लोकतंत्र में मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोकतंत्र वो एक माला के समान है जिसमें कई तरीके के मोती पिरोए गए हैं, लेकिन उसमें जो धागा पड़ा हुआ है वो इन सारे मोतियों को बांधे हुए है। यदि धागा, ये जो लोकतंत्र रूपी धागा है, अगर ये टूट जाता है तो निश्चित तौर से लोकतंत्र असफल हो जाएगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र की बड़ी मजबूत जड़ें हैं, बड़ी सशक्त विचारधारा है और लोग उस पर असीम विश्वास करते हैं। इस तरीके से विभाजन के बावजूद, विविधता के बावजूद, अनेक संस्कृतियों के बावजूद, अनेक भाषाओं के बावजूद भी भारत एक बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। बहुत सारा जब देश का विस्तार होता है, उस विस्तार में अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की विविधताएं होती हैं। इन विविधताओं को लागू करते हुए लोकतंत्र इनमें एक अजीब सी, एक अनायास उत्साह भर देता है। एक नवीन, एक आधुनिक विचारधारा के रूप में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम बाद में आपको करवाएंगे। क्वेश्चंस के लिए आप लोग परेशान ना हो। क्वेश्चंस की सीरीज, एक बार ये सिलेबस कंप्लीट होने के पश्चात क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू।